Good morning everyone. This is your social science class for class 9th. So now we are starting with our history book of history books. Okay. So now we are starting with chapter 2nd of our history book, that is socialism in Europe and the Russian Revolution. So socialism का मतलब होता है सोसाइटी, ठीक है, जो भी सोशल चेंज आए हैं यानी सोसाइटी में जो चेंज आए हैं उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन मतलब कि रशिया और यूरोप जो कॉन्टिनेंट है, मतलब यहाँ पे यूरोप और रशियन वाले पार्ट की में हम देखेंगे कि सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस आए थे। द एज ऑफ सोशल चेंज। In the previous chapter, you read about the powerful ideas of freedom and equality that circulated in Europe after the French Revolution. So हमने इससे जो पहले चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर 1, वो हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन था, जिसमें हमने देखा कि कैसे कैसे इंडिया की जो सोसाइटी थे उसमें यूरोप की जो सोसाइटी थी उसमें चेंजेस आए, ठीक है। तो यूरोप की जो सोसाइटी थी, मतलब कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, वहाँ का भी कंट्री था, तो क्या हुआ करता था, पहले उन लोगों के यहाँ डिक्टेटरशिप थी और मोनार्ची थी, फिर उसकी तरफ उससे वो कैसे कैसे रिपब्लिकन या फिर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ आए थे। तो ये उनके लिए एक चेंज था। इसके साथ उनकी The French Revolution opened up the possibility of creating a dramatic change in the way in which society was structured. So पहले जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर था, मतलब जिस तरीके से सोसाइटी थी उसमें बहुत सारे चेंजेस आने लगे थे। जैसे कि हम देख सकते हैं कि पहले जो फ्रेंच सोसाइटी थी, जो मतलब फ्रेंच कंट्री था, वो 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड था। पर जब डेमोक्रेटिक या रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पे आई थी, तो उसके बाद से वहाँ पे क्या होने लगा था कि जो सबको इक्वालिटी दे दी गई थी। As you have read before, the 18th century society was broadly divided into 3 estates and orders. It was aristocracy and church which controlled economic and social power. So society को social और economic में डिवाइड किया गया था। जिसके पास इकोनॉमिक मतलब जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होता था उसके पास उतनी ही ज़्यादा पावर होती थी। Suddenly after the revolution it seemed possible to change this, पर रेवोल्यूशन के बाद ये सब चेंजेस आ गए थे कि सबको इक्वालिटी प्रोवाइड करा दी गई थी और जो डिवीज़न था 3 एस्टेट का उसको हटा दिया गया था। In many parts of the world including Europe and Asia, new ideas about individual rights and who controlled social power began to be discussed. So हम इसमें डिस्कस करेंगे कि यूरोप, रशिया और एशिया वाले रीजन में कैसे लोग जो थे हर इंडिविजुअल को पावर किया गया और सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस आए। इन इंडिया Raja Ram Mohan Roy and D'Annunzio talked of the significance of the French Revolution, and many others debated the ideas of post-revolutionary Europe. The developments in the colonies in turn reshaped these ideas of social change. तो क्या हुआ था कि राम मोहन रॉय और डेरेंजियो ये लोग कुछ ऐसे होते थे जो कि सोसाइटी में चेंज लाना चाहते थे। वाकई में ये सोसाइटी के लिए, सोसाइटी किससे बनी होती है? लोगों से, ठीक है। सोसाइटी होगी किसकी? लोगों की होगी। तो जो लोग होते थे यानी सिटीजन, जो पीपल होते थे, उनके लिए ये रियली में वर्क करते थे और उनमें चेंजेस लाना चाहते थे। नॉट एवरीवन इन यूरोप हाउएवर वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। वो चाहते थे कि जो मतलब सोसाइटी वो पूरी तरह से बदल जाए। Responses varied from those who accepted that some change was necessary but wished for a gradual shift to those who wanted to restructure society radically. वो चाहते थे, radically यानी होता है एकदम से, ठीक है। तो वो चाहते थे कि मतलब लोग एकदम से चेंज भले ही हों या ना हो, लेकिन वो धीमे धीमे टाइम के साथ चीज़ों को समझें और चेंज हुई, ठीक है। रिस्पॉन्सेज वेरिड, सबके जो रिस्पॉन्स वेरिड मतलब जो सबके आइडियाज़ होते थे या आंसर होते थे वो अलग होते थे, लेकिन बट विश्ड फॉर अ ग्रेजुअल शिफ्ट। ग्रेजुअल शिफ्ट मतलब धीमे धीमे वो चीज़ों को समझें और चेंज की तरफ बढ़े। जैसे पहले डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो डिस्क्रिमिनेशन को छोड़ना होगा तो उसकी तरफ धीमे धीमे बढ़े। एकदम से तो नहीं हो सकता कि वो आज ही सोच रहे कि नहीं हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, नहीं, उन्हें धीमे धीमे अपने आप को चेंज करना होगा। उसे बोलते हैं रेडिकल चेंज।
सम वर कंजर्वेटिव्स अदर देन लिबरल्स और रेडिकल्स। तो कुछ लोग बिल्कुल ऐसे थे जिनको हम बोल सकते हैं लिबरल्स या और रेडिकल्स, मतलब जो बिल्कुल सोसाइटी के लिए काम करते थे, तो उनको क्या बोला जाता था, लिबरल या रेडिकल्स, मतलब जो बिल्कुल अपनी सोच से फ्री थे, जो इन चीज़ों की मतलब पहले की सोसाइटी से बिल्कुल चेंज थे ये लोग, ठीक है। इनकी जो सोच होती थी, थिंकिंग होती थी, वो फ्री होती थी, इसलिए इनको लिबरल्स और रेडिकल्स बोला जाता था। तो ये इसलिए काम करते थे एक कंट्री में कि दूसरों की सोच को भी बदल सकें। What did these terms really mean in context of time? What separated these strands of politics and linked them together? We must remember that these terms do not mean the same thing that all the context at all. So अब हम इसको आगे अभी चैप्टर में पढ़ेंगे, जब हम डीपली मीनिंग समझेंगे कि कॉन्जर्वेटिव्स, लिबरल्स और रेडिकल्स का क्या मीनिंग होता है। We will look briefly at some of the important political traditions of the 19th century and see how they influence change. तो हमने देखा कि कैसे पॉलिटिक्स के कारण जो मतलब कंट्री का पॉलिटिकल कंडीशन होती है, कैसे पॉलिटिकल के कंडीशंस के कारण जो सोसाइटी है उसमें भी चेंजेस आते हैं। Then we will focus on one historical event in which there was an attempt at the radical transformation of the society. Through the revolution in Russia, socialism became one of the most significant and powerful ideas to shape society in the 20th. तो जब रशिया में रेवोल्यूशन आया था, उसके बाद जो सोशलिज़म था वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, मतलब सोशल चेंजेस, लोगों की जो सोच थी उसको बदला जा रहा था। अब हम देखेंगे लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कॉन्जर्वेटिव्स। वन ऑफ द ग्रुप विच लुक्ड टू चेंज सोसाइटी वर लिबरल्स। जो सबसे पहला सोसाइटी में चेंज लाना चाहते थे उनको क्या बोला जाता था, लिबरल्स। लिबरल का मतलब क्या होता है, लिबर्टी होता है वर्ड, ठीक है। लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, फ्री, और लिबरल्स मतलब जो फ्री थे, कैसे, पुरानी सोच से। लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स। तो लिबरल्स जो थे वो एक ऐसा नेशन चाहते थे, ऐसा कंट्री चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को यानी सभी रिलीजनों को इक्वली टॉलरेट किया जाए, ठीक है। ऐसा ना हो कि ये हिंदुइज्म है, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियनिटी है, नहीं, वो ऐसा चाहते थे कि रिलीजन फ्री हो, यानी कि सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाए। We should remember that at this time European states usually discriminate in, और हम इस समय देख सकते हैं कि पर इस समय यूरोपियन स्टेट्स में उस समय यूरोप में डिस्क्रिमिनेशन होता था लोगों के बीच में, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स और तीनों के बीच अलग अलग उस पर डिफरेंस होता था कि जो जैसे लास्ट थर्ड स्टेट था उसको सबसे ज़्यादा वो देने पड़ते थे, उसको सबसे ज़्यादा टैक्सेस देने पड़ते थे। तो इस तरीके से ये डिस्क्रिमिनेशन को फिनिश करना चाहते थे। फेवर ऑफ वन रिलीजन और अनादर, ब्रिटेन फेवर्ड द चर्च, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया एंड स्पेन फेवर्ड द कैथोलिक चर्च। सो डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके से होता था कि जैसे कुछ लोग जो होते थे, हमने लास्ट लाइन में देखा कि यूरोपियन जो होते थे वो ज़्यादातर ब्रिटेन वो एक रिलीजन को फेवर करते थे और कुछ दूसरे को, जैसे ब्रिटेन फेवर्ड चर्च ऑफ इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, स्पेन। तो ब्रिटेन चर्च को यूरोप में ब्रिटेन चर्च को करा जाता था, और जो कुछ कंट्रीज़ थे ना जैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, स्पेन, ये लोग कैथोलिक चर्च को मानते थे। लिबरल्स ऑल्सो अपोज्ड द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर। जो लिबरल्स थे ये मतलब कि इस डायनेस्टी को, इन रूलर्स को, इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते थे। क्यों, जो ये स्टार्टिंग से डायनेस्टी से बनती आ रही थी, जैसे जब किंग और कुछ होता था ना कि मुनाचे, तो उस समय क्या होता था कि वो कौन सी डायनेस्टी, जैसे हमने भी देखा था लास्ट की में, उस समय जो लुइस था वो बारबेनियन डायनेस्टी से था। तो उस समय डायनेस्टी होती थी मतलब कि वो अपने आप को अलग अलग एक तरीके से हम कह सकते हैं कि क्लासेस में डिवाइड करके रखते थे। तो ये उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते थे। दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट्स। वो चाहते थे कि हर के पास, हर इंडिविजुअल मतलब हर इंसान के पास अपने राइट्स हों, अधिकार हों, और वो उसके बारे में अच्छे से जाने और दूसरों से सेव कर सके। दे आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। वो हमेशा कौन सी गवर्नमेंट चाहते थे, पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट किस में होता है, डेमोक्रेसी में। सब्जेक्ट टू लॉज इंटरप्रिटेड बाय वेल ट्रेन्ड जुडिशरी दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स। जो कि रूलर से, किसी किंग से या क्वीन से इंडिपेंडेंट हो, यानी कि पूरा कंट्री किसी एक इंसान के सहारे नहीं होना चाहिए। उसमें अलग अलग ऑफिसर्स या अलग अलग जो पावर है वो अलग अलग हैंड्स में डिवाइड होनी चाहिए।
However, they were not Democrats. They did not believe in universal adult franchise, that is the right of every citizen to vote. मतलब वहाँ के जो लोग थे वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि हर इंसान को वोट देने का इक्वली अधिकार होना चाहिए, उसमें बिलीव नहीं करते थे. दे फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट. वो मानते थे कि जिसके पास प्रॉपर्टी होगी सिर्फ वही वोट कर सकता है. दे ऑल्सो डिड नॉट वॉन्ट द वोट फॉर वुमेन. और वो वुमेन को भी वोट देना वो नहीं चाहते थे कि वोट जो वुमेन है वो वोट दे. इन कॉन्ट्रास्ट रेडिकल्स वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन. और इसके उसमें ये भी था कि रेडिकल्स जो थे वो क्या चाहते थे कि जो नेशन है उसमें पूरे में गवर्नमेंट होनी चाहिए और कंट्री की मेजॉरिटी से, मतलब जिसको ज़्यादा लोग चाहेंगे वो ही गवर्नमेंट बननी चाहिए, जैसे डेमोक्रेसी में होता है. मैनी सपोर्टेड वुमेन्स सफरगेट मूवमेंट्स. फिर कुछ लोग जो थे वो वुमेन का जो सफरगेट मूवमेंट था उसको भी सपोर्ट करते थे. अनलाइक लिबरल्स दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स. और कुछ लोग जो लिबरल्स थे यानी जो पूरा चेंज चाहते थे, फ्रीडम चाहते थे, वो क्या करते थे, लैंड ओनर्स जो बड़े बड़े लैंड के मालिक होते थे या फैक्ट्रीज के, उनके अगेंस्ट थे. दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बट डिसलाइक्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन फ्यू हैंड्स. वो उनसे इसलिए अगेंस्ट मतलब उनके खिलाफ लैंडलॉर्ड्स के, लैंड ओनर्स के और फैक्ट्री ओनर्स के, यानी जिनके पास बहुत ज़मीन होती थी और जिनकी फैक्ट्री होती थी, उनके खिलाफ इसलिए नहीं थे कि उनके पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी है. उनके खिलाफ वो अगेंस्ट इसलिए थे क्योंकि कंट्री की बहुत सारी लैंड एक ही इंसान के हाथ में हो वो गलत है. ठीक है, मतलब कि प्रॉपर्टी कुछ ही लोगों के हाथ आ पाती थी, बाकी लोग बिना प्रॉपर्टी के रह जाते थे. तो इसलिए वो लैंड ओनर्स और वेल्दी फैक्ट्री ओनर के अगेंस्ट थे. कंजर्वेटिव्स वर अपोज टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स. और जो कंजर्वेटिव्स होते थे, कंजर्वेटिव मतलब जो सेव करते थे, वो रेडिकल्स और लिबरल के अगेंस्ट मतलब अपोजिशन में होते थे. आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन हाउएवर इवन कंजर्वेटिव्स हैड ओपन देयर माइंड टू नीड फॉर चेंज. जो कंजर्वेटिव थे वो अलग ग्रुप था, मतलब ये 3 ग्रुप थे, रेडिकल्स, लिबरल्स और कंजर्वेटिव. तो कंजर्वेटिव जो थे वो बिल्कुल अलग ग्रुप था. अर्लियर इन द 18th सेंचुरी कंजर्वेटिव हैड बीन जनरली अपोज द आइडिया ऑफ चेंज. और जो कंजर्वेटिव थे, कंजर्वेटिव में जो कंजर्व करते हैं, तो जो फ्रेंच की सोसाइटी को कंजर्व करना चाहते थे, वो चाहते थे कि सोसाइटी वैसी रहे जैसी फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले थी, तो वो इस चेंज को पसंद नहीं करते थे. By the 19th century, they accepted that some change was inevitable but believed that the past had to be respected and change had to be brought about through a slow process. उनका मानना था कि पास्ट जो भी है उसको एकदम से नहीं बदला जा सकता, उसमें चेंजेस लाने के लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए होता है. जो चेंजेस आते हैं वो बिल्कुल धीमे धीमे आते हैं. Such differing ideas about social change clashed during the social and political turmoil that followed the French Revolution. और ऐसे changes जो सोसाइटी में आए थे वो पॉलिटिक्स को मतलब जो वहाँ की गवर्नमेंट होती थी उसको बिल्कुल हिला के रख दिया करते थे. The various attempts at revolution and national transformism in the 19th century helped define both the limits and political पोटेंशियल ऑफ दीज पॉलिटिकल टेंडेंसी. और क्योंकि जब जैसे सोशल चेंज आता था तो लोगों की जो सोसाइटी में चेंज आता था, और सोसाइटी में कौन होता है, पीपल. और जब पीपल के दिमाग चेंज होते थे तो उनको गवर्नमेंट से प्रॉब्लम होने लगती थी, और इस कारण से वहाँ की जो पूरी गवर्नमेंट थी वो भी अफेक्ट होती थी. ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे आगे इंडस्ट्रियल सोसाइटी चेंज. इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज. तो किस तरीके से सोसाइटी और जो सोशल चेंजेस थे वो कनेक्टेड थे. दीज पॉलिटिकल ट्रेंड्स वर साइंस ऑफ न्यू टाइम. इट वॉज अ टाइम ऑफ प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज. ये वो टाइम था जब सोशल और इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल तीनों ही चेंजेस आ रहे थे. जो गवर्नमेंट थी उसको भी लोग चेंज करना चाहते थे, और सोसाइटी में भी चेंजेस आ रहे थे, और इकोनॉमिकल यानी जो फाइनेंशियल कंडीशंस थी वो भी
और ज़्यादा डेवलप होती। अब लोग मतलब एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे थे। इट वॉज अ टाइम व्हेन न्यू सिटीज़ केम अप एंड न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स डेवलप। इस समय ये वो टाइम था जब नए नए सिटी डेवलप हो रहे थे, और वहाँ पे वो क्यों डेवलप हो रहे थे, क्योंकि वहाँ पे नए नए इंडस्ट्रियल एरिया बन रहे थे, इंडस्ट्रियल्स बन रही थी। रेलवे एक्सपैंडेड एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अगर, और जब इंडस्ट्रीज ज़्यादा बढ़ती गई बनती गई उस समय को हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोला है। और इन इंडस्ट्री को कनेक्ट कौन करता था, रेलवे, इसलिए रेलवे भी बढ़ता जाता। जो इंडस्ट्री में कुछ भी प्रोडक्ट बनता था वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा, एक सिटी से दूसरी सिटी, तो इस कारण से जो रेलवे था वो भी एक्सपैंड होता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज, और इस कारण से ज़्यादातर जो आदमी थे, चाहे वुमेन्स थी मतलब लेडीज़ थी और बच्चे थे, सब फैक्ट्रीज में काम करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते थे। यानी जो यंगस्टर्स होते थे, जो नए लोग, एजुकेशन यूथ जो होता था, तो वो भी अब किस तरफ ज़्यादा काम करने के लिए ध्यान देता था, फैक्ट्रीज में। वर्क आवर्स वर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेस वर पुअर, पर इस समय जो वर्किंग आवर्स होते थे वो लॉन्ग होते थे और वेजेस कम, यानी इनकम कम होती थी और काम करने का टाइम ज़्यादा। अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन पर्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड, और इस समय अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था, मतलब लोग बेरोज़गार थे, उनके पास करने के लिए काम नहीं होता था, इसलिए वो कम वेजेस पे भी काम कर लिया करते थे। हाउसिंग एंड सैनिटेशन वर प्रॉब्लम सिंस टाउन वर ग्रोइंग, इस समय जो हाउसिंग होती थी यानी स्लम्स ज़्यादा होते थे, लोगों के पास हाउसिंग फैसिलिटी नहीं थी, और सैनिटेशन यानी साफ़ सफाइयाँ भी इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च फॉर सॉल्यूशन टू द इश्यूज़, तो लिबरल्स और जो रेडिकल्स होते थे वो किस चीज़ के सॉल्यूशन में घूमते रहते थे, इन इश्यूज़ के सॉल्यूशन ढूंढने में घूमा करते थे। ठीक है, Almost all industries were the property of individuals. Liberals and radicals themselves were often प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयज़। जो लिबरल ज़्यादातर और रेडिकल्स होते थे, मतलब जो चेंज के बारे में सोचते थे, ज़्यादातर वो लोग होते थे जो प्रॉपर्टी के ओनर्स होते थे या जिनके पास अच्छे से काम करने के लिए होता था, यानी कि वो एम्प्लॉयर होते थे। Having made their wealth during trade of industrial ventures, they felt that such effort should be encouraged, that its benefits would be achieved if the workforce in the economy was healthy and citizens were educated। वो ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि उनका सोचना था कि हमारी सोसाइटी जितनी ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी, जितनी ज़्यादा हेल्थ में अच्छी होगी, उतनी ही ज़्यादा हमारा कंट्री, जो हमारा नेशन है, वो भी अच्छा होगा। सो हम इसके आगे के बाद सेकेंड वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और उसको आप ढंग से रीड करें। थैंक यू।